नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तबलीगी जमात के कारनामों को अब पूरा देश जान चुका है। जमात के लोगों की हरकतों का हर दिन कहीं ना कहीं पर्दाफाश भी हो रहा है। उनके ऊपर कानून का हंटर भी चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार उनकी धरपकड़ भी हो रही है और जमात के लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जमातियों की एक हरकत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। जमातियों की शर्मनाक हरकत का मामला इस बार हुआ है दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल जो पूरी तरीके से कोरोना के पेशेंट्स को डेडिकेटेड है। इस अस्पताल के अंदर एक महिला हेल्थ वर्कर के साथ करीब 20 जमातियों ने बहुत बदसलूकी की और इस सब की वजह था खाना। ठंडे खाने को लेकर जमातियों ने अस्पताल में इस महिला हेल्थ वर्कर के साथ मारपीट तक की है, गाली गलौज की। और इतना ही नहीं, देश के इतने बड़े अस्पताल में जमातियों ने इस महिला हेल्थ वर्कर का गला पकड़कर उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की। इस बीच जब महिला हेल्थ वर्कर ने इन जमातियों के चंगुल से भागने की कोशिश की तो जो उनका एप्रन था वो तक फाड़ दिया गया। ये घटना 18 तारीख की है, दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल की है। इसकी बाकायदा शिकायत हुई है और पहली बार जो लोग ये कहते थे कि आखिर ये शिकायतें की खबरें आती हैं, शिकायत करने वाला कभी सामने क्यों नहीं आता, तो आज उन लोगों के लिए ये महिला खुद अपनी आप बीती, जमात के लोगों की ये करतूत खुद बयां करेगी इंडिया टीवी के कैमरे पर। हेल्थ वर्कर आशा देवी जुड़ी और उन्होंने अपनी पूरी आप बीती हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद को बताई। आशा देवी ने बताया कि अस्पताल में जमात से जुड़े लोग मनमर्जी करते हैं, वहां मौजूद स्टाफ के साथ बदसलूकी करते हैं। आशा देवी का यह कहना है कि अस्पताल में उन्होंने खुद अपने पैसों तक से जमातियों की देखभाल की है, उनको चाय पिलाने का इंतजाम भी कई बार किया, लेकिन वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये लोग उनके साथ इस कदर बेहूदगी, बदतमीजी और बदसलूकी कर सकते हैं। अच्छा, पता नहीं वो कहाँ गए थे, बहरहाल वो सारी जमात के ही लोग हैं। हाँ, क्या हुआ था ना? वो खाना ठंडा था, ठंडे खाने के ऊपर उन्होंने बोला कि पहले ये खाना आप खाओ फिर मुझे खिलाओगे। हाँ। तो मैंने किसी तरह से वो मेरे को मतलब दबोचना चाहा। कम से कम 15-20 लोग थे। मैंने गाड़ी फेंक कर मैंने अपने आप को भागी तो इन्होंने मेरी किट पकड़ के फाड़ दी। ये एप्रन आपका फाड़ दिया? फाड़ दिया, ये किट है, इसे फाड़ दी पीछे से। हाँ। फिर मैंने डॉक्टर धर्मिंदर को बुलाया, आवाज़ लगाई। हमारे बोर्ड 26 में डॉक्टर धर्मिंदर हैं, उन्होंने हमारी वो कंप्लेंट वगैरह लिखी और वो सब जगह मैसेज किया और मैं अपनी किसी तरह से जान बचाकर आ गई। उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुई मैम? कोई नहीं हुई है। आप सोचिए, ये एक हेल्थ वर्कर हैं या आशा वर्कर हैं और ये जब अस्पताल में थी, जमातियों की देखरेख के लिए इनको रखा गया है, तो वहां इनके साथ बदसलूकी हुई। वो खुद बता रही हैं, जबरदस्ती इनको खाना खिलाने की कोशिश की गई कि ये खाना पहले तुम खाओ फिर हमें खिलाना। उनका जो गेयर था, मेडिकल गेयर था, वो फट गया। वो कह रही हैं कि मैं अपनी जान बचा के भागी। एक अस्पताल में एक हेल्थ वर्कर को अपनी जान बचा के मरीजों से भागना पड़े तो आप सोचिए कि आप किससे व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में जमात से जुड़े लोग मेडिकल स्टाफ से लेकर पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। खुद ये लोग सामने नहीं आते और जब जगह जगह छिपे इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तब जाकर इनकी हकीकत सामने आती है। प्रयागराज में जो 19 जमाती पकड़े गए उनमें एक प्रोफेसर है। सहारनपुर में 66 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया है। इंडिया टीवी ने आपको ब्रेक से पहले दिखाई बहुत बड़ी खबर, कैसे जमात के लोगों की कारस्तानी और बदसलूकी लगातार जारी है और वो भी महिला हेल्थ वर्कर के साथ। और उस महिला हेल्थ वर्कर ने खुलकर इंडिया टीवी के कैमरे पर अपनी आपबीती बयां भी की। लेकिन देश में और जगहों पर भी अलग अलग किस्म की वारदातें हो रही हैं लॉकडाउन के दरमियान और पुलिस इनको ऑन द स्पॉट सजा भी दे रही है। आपको हम यूपी के हरदोई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर कुछ महिलाओं ने लॉकडाउन तोड़ने के बाद पहले लॉकडाउन तोड़ा और फिर पुलिस और सरकार का सहयोग करने की बात की। घर से बाहर नहीं निकलूंगी। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र की। मेहमानों का परिचय करा दें। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की सीनियर लीडर है हमारे साथ आज। हमारे साथ अजय आलोक जी हैं JDU से। मौलाना सैयदुल कादरी साहब हैं, प्रेसिडेंट कादरिया इंटरनेशनल। और प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपको और दर्शकों को एक बार फिर से जमात के लोगों के बर्ताव के बारे में, दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल
एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक महिला हेल्थ वर्कर के साथ जो बदसलूकी की गई, वो बदसलूकी, उसकी पूरी दास्तान खुद उस हेल्थ वर्कर की जुबानी सुनाना चाहता हूं। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि पहले जब भी खबरें आई किसी अस्पताल में जमातियों ने कोई हरकत की, कहीं किसी महिला के सामने कपड़े उतार दिए, थूक दिया, इन बातों के बारे में यह कहा जाता था कि सुनी सुनाई बातें हैं, हवा हवाई बातें हैं, कब किसने आकर सामने आकर शिकायत की। अब आप एक हेल्थ वर्कर को सुनेंगे। फिर बता दूं एलएनजेपी हॉस्पिटल का वाकया है, कहां से झगड़ा शुरू हुआ, क्या बर्ताव हुआ, अंत कैसे हुआ, यह आपको वो खुद बताएंगी। सुनिए। मैंने गाड़ी फेंक कर, ये जो बयान है इस महिला का, टेक्निकल डिफिकल्टी आपको 1 मिनट में हम सुनवाएंगे दोबारा, लेकिन उससे पहले हमने जो पहले जो आपको उसका हिस्सा सुनवाया था उसमें वो महिला बता रही हैं कि खाने को लेकर 20 जमातियों ने उनको घेर लिया, पकड़ लिया, उनकी गर्दन पकड़ ली, दबोच लिया, जबरदस्ती खाना मुंह में ठूसने की कोशिश की, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भागी और उनका कहना यह है कि मेरा जो एप्रन था वो तक फट गया। शाहनवाज हुसैन साहब, ये शर्मनाक है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐसे फरिश्ते जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो जिंदगी बचा रहे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, ये लोग किस तरह के लोग हैं? ये कौन लोग हैं? क्या कोई मुसलमान इस तरह का हो सकता है? ये मरकज से जुड़े हुए जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो किसको बदनाम कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तानियत को बदनाम कर रहे हैं। कभी आपने सुना है कोई मरीज की जान बचाने कोई जाए, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो? आपको खाने से, अगर खाना ठंडा है या खाना कहीं से आ रहा है, उस पर एतराज है तो आप लिख के कंप्लेन करें। एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये कौन लोग हैं? ये पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए। पूरा मुल्क लगा है उनकी जान बचाने के लिए, और जो जान बचाने वाले हैं, अगर वो उनके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं तो इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनसे सख्ती से पेश आना चाहिए और इनको कोई जेल का वार्ड देना चाहिए, जहां पर इनको वहां जेल का जो अस्पताल होता है वहां ले जाकर इलाज कराना चाहिए। अगर वो महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, कोई भी व्यक्ति सुनता है तो वो व्यक्ति शर्मसार होता है इनकी हरकतों से। और हर बार ये कह दिया जाता है कि साहब ये झूठा कंप्लेन है, कई लोग आकर उसको डिफेंड करते हैं। वहां तो लिख के दिया, उसका अपमान है, और जो हरकत की है उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, इलाज भी कीजिए, और इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। सर, पहले तो तकलीफ ये हो रही थी कि लोग खुद को छुपा रहे थे, जमात के लोग उनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था। उसके बाद दूसरी दिक्कत तब होनी शुरू हुई जब जो ये विदेशी जमाती थे इनको जेल भेजा जाने लगा, तो लोगों ने कहा कि इन्होंने क्या गुनाह किया है कि इनको आप लोग जेल भेज रहे हैं। उस बीच में ऐसी खबरें भी आ रही हैं। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब से मैं 2 दिन पहले बात कर रहा था इसी प्रोग्राम में, तो प्रोफेसर आपने कहा था कि जमात खबर कैसे बन जाती है, जमात पर चर्चा क्यों होती है इतनी? आप बताइए, नहीं होनी चाहिए चर्चा? हेलो जी प्रोफेसर सलीम जी, आपकी आवाज़ ज़रा साफ नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है बीच में से। क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? देखिए, हाँ, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है मुझे, पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। हम आपको सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। तो हाँ, तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखिए, हमारे देश में इस वक्त जो विपदा आई है, पूरी दुनिया में है, हमारे देश में भी है, और हमारी पूरी जो तंत्र है हमारा, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता हैं, अस्पताल के लोग हैं, और हमारे पुलिसकर्मी हैं, और पूरे सरकारी जो अमला लगा हुआ है, इतना ही नहीं बल्कि बहुत से स्वयंसेवी संगठन भी लगे हुए हैं, धार्मिक लोग लगे हुए हैं सेवा में। मैं इन सबको बधाई भी देता हूं, और हम सबको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो अपनी लाइफ को ख़तरे में डालकर ये सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
अब उनके साथ अगर कोई बदसलूकी का मामला आता है तो वो कड़ी निंदा उसकी की जानी चाहिए, और अगर उसमें कोई कानूनी चीज़ बनती है तो कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और एक मुसलमान के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि सही सच्चा मुसलमान कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ऐसा उसका अखलाक और ऐसा उसका बर्ताव नहीं होना चाहिए दूसरों के साथ। यहाँ तक कि जो उसके साथ बुरा बर्ताव करे उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करना, ये इस्लाम की शिक्षा है। मगर मुझे जो बड़ी आपत्ति है वो ये है सौरभ जी, और वो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कानून की अवहेलना कोई भी करे, बुरा बर्ताव कोई भी करे, जब आप उसको किसी संगठन और उसको किसी धर्म और किसी आइडेंटिटी के साथ जोड़कर इस तरह आप जब करते हैं तो मुझे इसमें बहुत सारी आपत्तियां हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा फोकस जो है इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर भाईचारे के साथ, आपसी विश्वास के साथ लड़ने के बजाय हम इसमें आपस में दरार पैदा करना चाहते हैं। या मैं नहीं समझता कि क्या एजेंडा है ये। मैं देख रहा हूँ 30 मार्च के बाद से बहुत कुछ चैनल्स जो हैं इसी एक एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपने ये सवाल पहले भी उठाया था कि मैंने पहले भी आपको जवाब दिया था। बात पर आप कराएंगे मेरी बात पूरी, बस अच्छा बोलिए। 10 सेकंड मेरा और दे दीजिए। मैं तो ये समझ रहा था कि आज शायद इस बात पर बहस होगी कि महाराष्ट्र में हमारे साधु संतों पर हमला हुआ और उनकी भीड़ ने निर्मम हत्या कर दी और इस तरह का एक माहौल बन रहा है। झारखंड में राजू अंसारी नाम के एक मुस्लिम नौजवान को मुसलमान होने की वजह से उस पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। जी ठीक है, मैं समझता हूं तो सर अगर उस पर चर्चा करते तो वो दरार डालने वाली भी, तब आप नहीं कहते कि दरार डालने के लिए चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सुनिए सर, हम तो एक महामारी के बीच महामारी फैलाने वालों पर बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि क्यों कर रहे हैं, इससे दरार पैदा होती है। अगर सुनिए मेरी, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा। आपने कहा साधु संतों की हत्या हो गई, उस पर चर्चा क्यों नहीं की? इस लड़ाई मैं आपको मेरा जवाब तो ले लीजिए। के साथ नहीं लड़ना चाहते हैं। आपने इल्जाम लगाया सर, तो प्रोफेसर साहब ये नाइंसाफी है मेरे साथ कि आप इल्जाम लगाएंगे और जवाब नहीं सुनेंगे। मेरा कहना आपसे ये है, सुनिएगा मेरी बात। जीती जा सकती है। साधु संतों की जब हत्या हुई है महाराष्ट्र के अंदर, हर जगह वो खबर चली, हमारे यहाँ भी खबर चली, आप कहते हैं उस पर बहस क्यों नहीं हुई? अगर मैं और आज मैं आपसे शर्तिया एक बात कहना चाहता हूं सर, आप मेरे को सुन ले सर, ये बात गलत है, ये गलत है। अब सुनना, अब सुन लीजिए। क्यों नहीं करा रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए आप, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सुन तो आपको सुनना पड़ेगा सर, चला रहे हैं। सुनिए ना सर, सर सुनिएगा ना, ऐसे नहीं, एक तरफा नहीं। आपने बोल लिया, अब आपको सुनना भी पड़ेगा। जमात को तो आप कहते हैं कि एक तरफा खबर चल रही है, अभी साधु संतों पर डिबेट करते तो आप कहते हैं कि इसमें धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं, हमने तो उस पर धर्म नहीं खोजा। आपने राजू अंसारी का नाम लेकर के ये कह दिया कि वो मुसलमान था इसलिए उसको मार दिया, तो धर्म किसने खोजा सर? जरा ये भी सोचिएगा, खुद भी तो जरा झांकिए अंदर। हम जमात की बात कहते हैं, आप कहते हैं धर्म विशेष की बात, हम तो नहीं कहते। मैंने एक बार भी और किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि सारे मुसलमानों की बात हो रही है हम, लेकिन जब हम जमात की बात करते हैं तो आप लोग उसको जोड़ते हैं धर्म के साथ, हम उसे धर्म के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। आपने कहा कोई सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन ये तो पूछा जाएगा ना कि जमाते की तबलीगी जमात के लोग तो खुद को सबसे सच्चे और सबसे पक्के मुसलमान कहते हैं, ये तो अपने आप को प्योरेस्ट वैरायटी बताते हैं। और गलत नहीं कह रहा हूं मैं, आप जानते हैं इस बात को। ये तो दूसरों को लाते हैं कि धर्म पर आओ, ईमान पर आओ, दीन पर आओ, हर तरह के उनकी हरकत दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं। ये तो सर डबल, ये सर दोहरी, ये दोहरी बात है, धर्म का आदमी ये दोहरी बात है, ये दोहरी बात है। अजय आलोक, अजय आलोक आदमी कर सकता है, आप उसको धर्म से न जोड़िए। हम नहीं जोड़ रहे, आप जोड़ रहे हैं, मैं सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहा हूं। जो गलती कर रहे हैं हम नहीं जोड़ रहे, आप जोड़ रहे हैं। मैं तबलीगी जमात की बात कर रहा हूं और करेंगे, संगठन का नाम लेना कोई अपराध नहीं है। कहां जोड़ा धर्म से? अजय आलोक जवाब देंगे, अजय आलोक। देखिए सौरभ, बड़ी विचित्र सी बात है कि पूरे विश्व में एक एक लोग, एक एक देश लगा हुआ है कोरोना का इलाज ढूंढने में, और कोरोना की कॉन्टैक्टिंग, ट्रेसिंग सब कोई कर रहे हैं। लेकिन भारत में दो काम हो रहा है, हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं और इन तबलीगियों से भी लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं हम तबलीगियों से? क्योंकि हम चिंतित हैं कि तबलीगियों को संक्रमण कहीं तो नहीं है, कहीं उनकी जान खतरे में तो नहीं है। वो संक्रमण फैलाएंगे वो तो दूसरी बात है,
हम उनके लिए भी चिंतित हैं, कहीं भी वो घूम फिर के हिंदुस्तानी हैं। हमने उन्हें कभी मुसलमान या हिंदू के नज़र से नहीं देखा। सवाल यहाँ पे ये उठता है, जो भी आप कह रहे थे, जो मौलाना साहब ने सुना नहीं, सलीम साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, कि तबलीगियों को मुसलमान किसने बना दिया और मुसलमान कौम से किसने जोड़ा? क्या किसी टीवी एंकर ने जोड़ा? क्या हमने जोड़ा या शाहनवाज भाई ने जोड़ा? तबलीगियों को तो मुसलमान आप लोगों ने बना दिया ना। तो ये अविश्वास की जो लंबी खाई है, इसको बढ़ावा देने में हाथ किसका है? आप ही लोग का है। मौलाना साद साहब को 28-29 तारीख को अगर आप लोग इसे तमाम नेतागण आके कहते, शाद साहब सामने आइए, एक बयान जारी कीजिए, तबलीगियों को बोलिए वापस आने, वो तो आपसे नहीं हुआ। शाद साहब ने पिछले 15 दिन में कोई बयान नहीं जारी किया। कल बयान जारी किया कि सबको सामने आने चाहिए, हुकूमत की मदद करनी चाहिए, रोज़ा घर से करना चाहिए। ये पहले करते, आज से 15 दिन पहले, तो क्या स्थिति में परिवर्तन नहीं होता? उसकी जिम्मेदारी को तो आप नहीं ले रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आप नहीं जिम्मेदारी लेंगे तो कौन लेगा? लेकिन एक दूसरे प्रोफेसर साहब हैं, हम देखते हैं कि प्रयागराज में उनके घर में उन्होंने 16 तबलीगियों के पनाह दी हुई थी। जी हाँ। पूछने पे कहते हैं कि क्वारंटाइन साहब किया हुआ था। क्वारंटाइन करने का ये मतलब होता है बिना जांच किए हुए क्वारंटाइन करवा दिया? अपने परिवार की भी चिंता नहीं की। इस मानसिकता को क्या कहेंगे? उस प्रोफेसर साहब के घर में उनकी पत्नी होंगी, उनके बच्चे होंगे, उनके पोते पोती होंगे, नाती नाती होंगे, उनसे इतने लोग मिलने जुलने आते होंगे, 16 जमाती हुई विदेशी अपने यहाँ रखने की क्या जरूरत थी भाई? बिना प्रशासन को बताए हुए, जब रोज दिन टीवी पे भोपू चल रहा है कि सामने आइए, जांच करवाइए, सामने आइए, क्यों छुप रहे हैं? ये अविश्वास की खाई किसने पैदा की है कि आप सामने आ जाएंगे तो आपका नुकसान थोड़ी ना होगा? और ये अविश्वास की खाई को दूरी करने का क्या जिम्मा आप जैसे हजरात पे नहीं है? ये आप लोग नहीं करते हैं तो एक सवाल पैदा होता है। और किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये बीमारी हिंदू मुसलमान देख के नहीं आती है। ना ये हिंदू खोजती है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। बीमारी सबको लग जाएगी। और सबसे बड़े तो शिकार वही है जिन पे डर है, तबलीगी, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हिंदुस्तानी हैं। उनके कारण जिनको फैल रहा है वो भी मुसलमान हैं। आज 18,000 लोगों में फैल चुका है, सबसे ज्यादा इससे मुसलमान हैं। उनकी चिंता आपको नहीं है। कल कानपुर में मदरसों में 16 बच्चों को फैल गया। अगर एक भी बच्चे की जान चली जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रोफेसर साहब आप बताइए। तो ये तमाम बात है, हिंदू मुसलमान छोड़िए, अभी कोरोना से लड़ना है। और ये तो बात जो बात अब आलोक आप कह रहे हैं, ये बात तो आंकड़ों से साबित होती है कि लखनऊ में एक मस्जिद के अंदर तबलीगी जमात के लोग जमा हुए थे। आप उस खबर को पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वहां उस मस्जिद के जो मुतबल्ली थे उनको हो गया, उनके बेटे को कोरोना हो गया। वहां एक महिला खाना देने जाती थी, उसको हो गया। सामने कोई राशन की दुकान थी, वहां से सामान लिया जाता था, वहां हो गया है। कोई और आदमी वहां पर खाना बांटने मदद करने आता था, उसको हो गया है। एक सेंटर ने, एक जगह तबलीगी जमात के लोगों ने दर्जनों लोगों में वो बीमारी उस इलाके में फैला दी। लखनऊ का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसकी चर्चा क्यों करते हैं? ये खबर कैसे बन जाती? खबर क्यों नहीं बनेगी? कादरी साहब, जमात पर बात करना गुनाह हो गया क्या? नहीं, अभी देखिए आपकी जो स्टोरी है उसके ऊपर मैं कुछ अर्ज करते हुए आगे आपकी बात पे कमेंट करूंगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को औरतों का अदब सिखाया। आपकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आती थी तो आप खड़े होके उनकी पेशानी को चूमते और अपनी जगह पर उनको बिठाते। ये अरब की दुनिया में या उस जमाने के माहौल में ये बिल्कुल अजब बात थी कि औरतों और अपनी बेटियों को इस तरह अदब और एहतराम किया जाता। और जब वो मदीने चले गए, फिर बाद में मक्के शरीफ को आए, एक बहुत मशहूर इस्लामी जो है वाक़या है, उसको कहते हैं फतेह मक्का के, ही रिकैप्चर्ड मक्का अगेन। तो जब वहां पर आए तो एक खातून जो हमेशा उन पर हमला करने वालों में से थी, वो आ रही थी तो उसके सीने के कपड़े, ऊपर के जिस्म के कपड़े फटे हुए थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुंडी फेरी और अपनी जो शॉल थी, उनकी जो कमली थी, वो कमली दी और बोली कि पहले उनके सीने को ढांको, उनके कपड़ों को ढांको। तो इस तरह से अदब व एहतराम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, औरतों का अदब व एहतराम सिखाया। अगर कोई मुसलमान हो या कोई मजहब का ताल्लुक रखने वाला हो, अगर वो नर्स की गर्दन दबाता है या इस तरह से हरकत करता है तो वो मजहब तो हटा दीजिए, वो इंसानियत के खिलाफ है। उसकी खुली तौर पे मैं मजम्मत करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक जो मौलाना साद का जो पहला बयान आया था कि मस्जिद में मरना अच्छा है,
मैं समझता हूँ नेशनल चैनल्स पे सबसे पहला मैं आदमी था जो खुले आम हदीस शरीफ बयान किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां पर वबा आ गई है वहां के लोग बाहर ना जाएं और बाहर के लोग वबा ज़दा इलाके में ना आए। यानी आइसोलेशन, क्वारंटाइन और लॉकडाउन का पैगाम प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया। लेकिन अब ये जो आज के माहौल में जिस तरह से हम सब डिबेट में भी हिस्सा लेते हैं, तो सौरभ जी यकीन मानिए कि हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% मुसलमान बल्कि 95% मुसलमान हिंदुस्तान के ऐसे होंगे जो मौलाना साहब का नाम ही नहीं जानते थे और उनकी तस्वीर, उनकी फोटो से शनाख्त तो अलग बात थी। सर मौलाना साहब का नाम, जमात का मैं आपकी बात मान लेता हूं कि 90% मुसलमान मौलाना साहब का नाम नहीं जानते होंगे, नहीं, लेकिन वो जमाती जो वहां ठहरे थे, जो वहां से निकले, वो तो उनको बहुत कुछ मानते थे। उनके ऊपर तो मौलाना साहब की कई भी एक एक बात का असर होता होगा और वही करते दिखे वो। नहीं, उनके ऊपर कितना असर होता था नहीं होता था, लेकिन आज शहरों में, गांवों में मुसलमानों के साथ में जमाती होने के शक में उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनको दूध नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ तरकारी उनसे नहीं खरीदी जा रही, इस तरह के सैकड़ों वाकयात आए हैं। हमारे ये डिबेट्स में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सब मुसलमान नहीं कर रहे हैं। ये बात को बार बार मैं दोहराने की जरूरत है। और जी सर, मैं आप इस बात को एक बार दोहराएंगे, मैं आपके साथ इसको 10 बार दोहराऊंगा। ये फर्ज है हमारा, ये फर्ज समझ के हम कह रहा हूं मैं, इसलिए कहने की बात नहीं है। हम जमात की बात करते हैं, केवल एक संस्था की बात है और उससे निकले हुए लोगों की बात है। इसको कोई पूरी कम्युनिटी के ऊपर नहीं चिपका रहा है। प्लीज, ये तो मैं खुद कह रहा हूं अपनी जबान से। शाहनवाज जी, हाँ जी। देखिए, जब मैं तो पहले इंडिया टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कहीं से भी हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं की, और आपने, मैं तो मुस्लिम होने के नाते नहीं, मैं एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के नाते मेरी पार्टी ने यहाँ मुझे डिबेट में भेजा है। ये सही, एक सुन्नी सैयद घराने में पैदा हुआ हूँ और हमारी जो तरबियत है वो मैंने बोलते हुए ये कहा कि ये हिंदुस्तानियत के खिलाफ है। भारत में चाहे किसी मजहब के लोग हों, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और इस तरह महिलाओं का अपमान करना किसी हिंदुस्तानी को शोभा नहीं देता। और मुसलमान अगर है और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनके गलत हरकतों के वजह से गलत संदेश जा रहा है। ना कि ब्लेम कर देना कि टीवी डिबेट में अजय आलोक जी ने या भी आपने, सौरभ जी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। मैं कह रहा हूं जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हिंदुस्तान पर बदनुमा दाग हैं और उनकी हरकतों की वजह से पूरे हिंदुस्तान में सुनना पड़ रहा है। सौरभ जी, मैं 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं हिंदुस्तान में, जब सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं किशनगंज, वहां से भी चुनाव जीता हूं, भागलपुर से भी जीता हूं। हमने लोगों के बीच में काम किया है, हम जीत कर आए हुए लोगों में से। और मैं ये कहता हूं कि मुझे जितना दुख हो रहा है कि हिंदुस्तानी के नाते कि किस तरह की हरकत की जा रही है और ब्लेम फिर मीडिया पे किया जा रहा है। नहीं, हम तरह की हरकत देख रहा हूं। हम बात कर रहे हैं कि हरकत क्या हो रही है, लेकिन प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई एजेंडा है। उनसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं एजेंडा है इसमें कोई। नहीं, एकदम एजेंडा नहीं है। देखिए, मैं रजत शर्मा जी को 17 साल की उम्र से जानता हूं और बचपन से मैं उनको जानता हूं और कभी भी उनका या इंडिया टीवी का कभी कोई एजेंडा होगा, अगर कोई आप पर कहे तो आपने तो डिबेट में आपने 3 मुसलमान बैठाए हैं, शाहनवाज हुसैन, कादरी साहब, प्रोफेसर साहब। आप अगर ऐसे होते तो आप इनको अपनी बात कहने नहीं बुलाते। और इंडिया टीवी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बीच में नहीं टोकते, सबको पूरा मौका देते हैं। इसलिए मैं बहस मुबाहसे में नहीं पड़ता। हम कहते हैं इस डिबेट में हम चारों लोगों को एक स्वर में कहना चाहिए कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो हिंदुस्तान पे बदनुमा दाग है और उनके वजह से जो अभी आपने कादरी साहब कहा कि कोई सब्जी नहीं खरीद रहा है, कोई दूध नहीं खरीद रहा है, ये किनके वजह से है जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये मुल्क सबका मुल्क है और मैं फिर कहता हूं, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। और अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ये हमारा मुल्क है जहां हम मिलजुल कर रहते हैं। 2-4 देखिए, आपके साथी हैं, आपने अभी ये बात कही है, हो जाएगी। आपने आज जो लोग इंडिया टीवी सुन रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है
कि मजहब के नाम पर भेदभाव अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। प्रधानमंत्री 135 करोड़ हिंदुस्तानी को कोरोना से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, उसके साथ आइए, सवाल यह है कि क्या सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर देश में इस माहौल में, बीमारी के माहौल में कहीं कोई ऐसी हरकतें होंगी जिससे इंसान दूसरों की जान को खतरे में डाले, तो ये तो पहले तो ये गुनाह की श्रेणी में आता है, जुर्म की श्रेणी में आता है। तो क्या उसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा? एक्सपोज किया जाएगा तो क्या आप उल्टा सवाल पूछेंगे कि इन्हीं के बारे में आप बात क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ बिलाल खान भी जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज केंद्रीय जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया और उसके बाद उनके उस स्टेटमेंट को लोगों ने खूब घुमाया, लोगों ने तरह तरह के तंज कसे। मुझे ये समझना है आपसे कि आपको उनके स्टेटमेंट में क्या कुछ गलत नजर आता है। बिलाल खान, उन्होंने कहा कि भारत मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जन्नत से कम नहीं है। क्या आप मानते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज खुश नहीं है? देखिए सौरभ जी, मैं यही बताना चाहूंगा, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उस पे अभी जाने का कोई ऐसा वो नहीं है कि देखो मैं इसको इश्यू नहीं बनाऊंगा अभी स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा क्या देखियो, भारत जो है वो सबका देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें खूबसूरती से सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई लोग सब मिलकर रहते हैं। इसमें तो कोई वो नहीं होनी चाहिए कि हम अपने देश को जन्नत कह रहे हैं, तो हम भी हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी कह रहा है तो अपने देश की तारीफ कर रहा है, खूबसूरती है ये। इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि भाई वो ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हम बीमारी पर हैं, हम एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से गुजर रहा है हमारा देश, तो हमें उसमें सबसे पहले पूरे हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारी नर्सेज हैं, जो वो कर रहे हैं, वो एक तरीके से जान हथेली पर लेकर वो, और पुलिस का साथ देना चाहिए, जान हथेली पर लेकर वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हर चीज में आगे आते हैं। जैसे कि जिस तरीके से भी चीजें को आज करा जा रहा है, कोई थूक रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, चाहे वो किसी भी चीज से हो, लेकिन इस चीज को कुछ लोग मजहब से जोड़कर देखते हैं, वो बहुत गलत है। आप ही के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए रमजान आ रहा है, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, इसमें सबसे पाक महीना होता है हमारे मुसलमान भाइयों का। इसमें सबको, सारे मुसलमानों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, इबादत करें, घर पर रहकर इबादत करें। ये नहीं है कि हमें मस्जिद में जाना है। देखिए अल्लाह से लौ लगाना है तो हम अपने घर, अपने दिल में ईमान जगाना होगा, पूरे मुल्क के लिए दुआ करनी है। जो आज ये बीमारी फैली हुई है उसमें पूरे चलिए अच्छी बात है करनी है कि इस मुसीबत को हटाया जाए। हमें सरकार से सवाल करने चाहिए, लेकिन ये मौका भी ऐसा नहीं है कि हम सरकार को कुछ भी कह दें, हमें सरकार का साथ भी देना चाहिए। लेकिन सरकार को भी हमारे गरीब के बारे में, किसान के बारे में, जो दिहाड़ी मजदूर है वाला है, जो गरीब तबका है, जो डेली का खाने कमाने वाला है, उसके लिए सोचना चाहिए। अब जो जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं उनको कैसे खाने में मदद पहुंचाई जाए, जिनके अकाउंट नंबर नहीं है उनके, बिल्कुल उनके लिए सरकार से सवाल उठना चाहिए। लेकिन इस पे हम किसी के टिप्पणी करें, किसी को नहीं, ये तो बातें जो आपने की बड़ी अच्छी बात है, ये तो सब होना ही चाहिए। सवाल ये कि जो लोग खतरा बने हुए हैं, अभी भी जो लोग खतरा बने हुए हैं, कोरोना कैरियर्स बने हुए हैं, छुपे भी फिर रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो पुलिस जाती है तो पुलिस पर हमला कर देते हैं, कहीं मेडिकल टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। सिलसिला थमा थोड़ी है, ये आज भी हो रहा है। उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा, देखिए जब मौलाना साहब ने भी कह दिया कि हमें सरकार का समर्थन करना है, डॉक्टरों का समर्थन करना है, नर्सिस का समर्थन करना है, कोई इस तरीके का व्यवहार न करे। मरकज से जो भी जुड़ा हुआ था, जो भी स्टेट में जहां भी गया, वो अपने आप को क्वारंटाइन कराए, और कोई भी उसमें हमें तामुन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। हमें अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है, और कुछ चीजें तो खबरें गलत भी आ रही हैं, देखिए हर चीज खबर नहीं है, जो और भी चैनल्स ने माफी मांगी है, लेकिन हमें भारत की तरह सोचना चाहिए कि भाई एक देश की तरह सोचना चाहिए कि ये जो बीमारी है। भाई मौलाना साहब ने तो एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने, बताइए क्या गलत किया। अजय आलोक जी, उन्होंने तो पूछा, बताओ मैंने क्या गलत किया, या मरकज ने क्या गलत किया? आज भी वो यही पूछ रहे हैं। मुझे ये आश्चर्य लगता है कि अगर किसी ने ये बोला कि मरकज ने क्या गलत किया। होली के 5 दिन पहले से प्रधानमंत्री जी मैसेज दे रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इस होली में कोई पर्व त्यौहार नहीं मनेगा। राष्ट्रपति भवन ने पहली बार होली का त्यौहार नहीं मनाया गया, पूरे देश ने होली बिल्कुल इंडिविजुअली मनाई, और उसके बावजूद 5 से 6 हज़ार लोगों की गैदरिंग करके, उसमें विदेशियों को बुलवा के, जिनमें संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है, और तब कहते हैं कि हमने क्या गलत किया। तो इसको क्या कहूँगा? आप सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो जागा हुआ हो और सोने की एक्टिंग कर रहा हो, उसको आप कैसे जगाइएगा? आज जो छुपे हुए हैं, नहीं निकल रहे हैं, क्यों? सवाल तो फिर उसी पे आ जाता है ना, क्यों? हम बीमारी से लड़ें, देश बीमारी से लड़े, बिलाल जी हमारा मिलके बीमारी से लड़ें, या इन मरकजियों से लड़ें? किससे लड़ें? आप ही पहले बता दीजिए, मामला साफ हो जाएगा कि हमें किससे लड़ना, किससे।
सुनिए, पुलिस को क्या चाहिए? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, लॉकडाउन मेंटेन करे, कि पुलिस घूम घूम के जाके मस्जिद से, मदरसों से, सबके घर से मरकजियों को खोजे? पुलिस को क्या करना चाहिए? उसमें उसके चक्कर में बॉम्बे में हो चाहे कहीं भी हो, मध्य प्रदेश में हो, पुलिस के जवानों की मौत हो जाए, किसकी जिम्मेदारी है? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। और आज की डेट में ये कहना कि मरकजियों ने क्या गलत किया, मतलब ये तो हंसी का पात्र है और कुछ नहीं। आपका देश पूरा आपका चैनल पूरा देश देखता है, देश तय कर ले। और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना अगर बात करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ये गलत मैसेज देश में जा रहा है, तो ये मैसेज कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। मैं दो वाक्य बताता हूं, दो इंसिडेंट आपको बताता हूं। मैं लोगों से बात करने का फायदा क्या है? प्रोफेसर साहब दो वाक्य बता रहा हूं आपको। इंदौर में और मुरादाबाद में दोनों जगह पुलिस और मेडिकल वर्कर्स पर हमला हुआ। आप जानते हैं उसमें क्या पाया गया? इंदौर में जिस शख्स ने हमला किया वो कोरोना पॉजिटिव निकला। वो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो है इंदौर से भाग करके जबलपुर चला गया, उसको अस्पताल में वहां भर्ती किया, वो अस्पताल से भाग गया, फिर उसको जाके किसी और शहर से जाकर के पकड़ा गया। उसने कितने लोगों को और संक्रमित किया होगा? ऐसे ही मुरादाबाद में जो घटना हुई थी, हमलावर जो पकड़े गए उसमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। जो पुलिस को, डॉक्टर को मारे, जिन्होंने डॉक्टर का सर फाड़ दिया, वो 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। डॉक्टर उन्हीं को लेने के लिए गया था। बताइए, ना करें बात इनकी। जी हेलो। जी सर, आप ही से सवाल है। हेलो, बोलिए सलीम साहब। हाँ, देखिए, ये बात मैं पहले भी आपके चैनल पे कहता रहा हूँ बराबर कि लॉकडाउन की पाबंदी करना ये हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश हैं उनकी पाबंदी करना सबकी जिम्मेदारी है। और ये बात मुस्लिम संगठनों ने बाकायदा जॉइंट स्टेटमेंट कई बार प्रेस में देकर, बयान करके, लोगों से अपील करके और मस्जिदों के ज़रिए से, जितने भी ज़रिए हो सकते हैं उससे ये बात लोगों तक पहुंचाई है कि इसका पूरी पाबंदी की जाए। और हमें खुशी है इस बात की कि पूरे देश में इस लॉकडाउन की पाबंदी की जा रही है। बड़ी हद तक हमारी इबादत गाहें बंद हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च सारे जो है वो बंद हैं। लोग अलग से इबादतें कर रहे हैं और हर धर्म और वर्ग के लोग लोगों की सेवा में लगे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। और कहीं हिंदू भाई की मौत हो जाती है तो मुसलमान अर्थी उठाकर जो है वो संस्कार कर रहे हैं। तो ये सब इस देश में इतने अच्छे से हो रहा है। अब कुछ लोग अगर कानून की पाबंदी नहीं कर रहे हैं समझाने के बावजूद और कोई निर्देश नहीं मान रहे हैं, तो आप उनका नाम, उनका संगठन और धर्म बताने के बजाय उनको आप कानून तोड़ने वाले, निर्देश की अवहेलना करने वाले आप सर, नाम बताया जाएगा और संगठन बताया जाएगा। धर्म आप ढूंढ के बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म आप बता देते हैं, हम तो नाम और संगठन बताते हैं। जब आप ये कहेंगे कि ट्रैफिक लाइट तोड़ने वाला जो है वो फला संगठन का है, अरे भाई ट्रैफिक लाइट का नियम तोड़ा है, कानून की लगाइए। कर्फ्यू तोड़ने वाला फला वर्ग का है, फला धर्म का है, फला संगठन का है। आप ये करेंगे, जो कानून तोड़ रहा है उसे समझाइए, नहीं समझता है कानूनी कार्रवाई कीजिए। जो काम पुलिस को करना चाहिए, प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताइएगा, वो आप चैनल क्या तबलीगी जमात से करना चाहते हैं? आप और एक माहौल तबलीगी जमात से क्या आपका कोई जुड़ाव है? चाह रहे हैं इन बहसों से तबलीगी जमात से कोई आपका जुड़ाव है? जमात इस्लामी हिंद और तबलीगी जमात क्या ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं? ऐसी क्या बात है कि आपको जमात का नाम लेने पर इतनी आपत्ति हो जाती है? कितनी आपत्ति हो जाती है? अभी आपने कहा, एक सेकंड सुनिए, आपने कहा एक आदमी कर्फ्यू तोड़ रहा है, उसका संगठन क्यों बता दिया? एक आदमी कर्फ्यू तोड़ेगा तो नहीं बताएंगे। अगर एक संस्था से जुड़े हुए हजारों लोग कर्फ्यू तोड़ेंगे तो बताया जाएगा। चीजें हैं इस देश की जो मजबूत चीजें हैं, जो सद्भाव की बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, सब बताते हैं। उनको आप बिल्कुल बताते हैं, नहीं सर, बिल्कुल बताते हैं और दिखाते हैं। वो आप देखते नहीं है, वो आप देखते नहीं है। कोई नहीं खड़ा है,
उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है। आप हैं देखने में, आप जो है दिखाने में हम बिल्कुल नहीं है। बनाकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि गोया एक खास वर्ग के लोग, एक खास संस्था के लोग, एक खास संस्था के लोगों ने देश में कोरोना फैलाया। ये हकीकत है जिसे आप जानते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। दिक्कत ये है आपकी। शाहनवाज जी की आवाज है। लोग देखिए, बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी के नाते हमें और महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, तो आखिर क्या वजह है कि बार बार इस तरह की शिकायतें आती हैं जिससे पूरे मुल्क में माहौल खराब होता है? तो ऐसी कोशिश तो हम सबको करनी चाहिए कि जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं उनको, मरकज के लोगों को या तबलीग जमात के लोगों को भी तंबीह करनी चाहिए, उनके खिलाफ खुद बोलना चाहिए कि ऐसी हरकत करके क्यों बदनाम कर रहे हैं। पहली बात तो यह है, दिल्ली में आज बड़ी खबर थी सुबह में कि कांग्रेस के एक नेता की गाड़ी से शराब निकले, तो कांग्रेस का नाम आया ना उसमें, या कहा जाता कि एक इंडिविजुअल का नाम आ गया है। जब आप बीजेपी का कोई नेता गलती करेगा तो बीजेपी के नेता का नाम तो आएगा, जो संगठन से जुड़ा हुआ होता है उसके बारे में चर्चा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक अपील आप लोगों को भी करनी चाहिए कि ऐसी कोई भी हरकत करने वाले को कौम के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। मैं तो हैरान हूं कि प्रोफेसर सलीम को इस बात पर एतराज है कि जमात का नाम मत बताओ, बस ये बता दो कि आज फलानी जगह इतने पॉजिटिव पकड़े गए, ये भाग रहे थे, इनको पुलिस ने पकड़ लिया, नाम न लो। कि जब मौलाना साद साहब ने भी कह दिया कि आप हुकूमत की मदद करें, तो फिर प्रयागराज में, इलाहाबाद में प्रोफेसर शाहिद के घर इतने जो विदेशी थे वो क्यों थे घर में? क्या अगर घर में क्वारंटाइन कर रहे थे तो क्या क्वारंटाइन के जो नियम है, रूल हैं कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बताना, प्रशासन को बताना कि हमारे यहाँ इतने विदेशी हैं, जो विदेशी अधिनियम का कानून है, हाँ। क्या उस कानून के तहत ही गिरफ्तार किया गया है? वो सिर्फ हिंदुस्तानी होते तो गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि एक फॉरेनर को अगर वो जब इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा हो तो अगर वो इतने दिन से घर में सर शाहनवाज साहब, इस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई है। मौलाना साद ने ये कहा है, मौलाना साद ने ये कहा है कि ये लोग तो पहले भी आते थे, मौलाना साद कह रहे हैं ये लोग तो पहले भी आते थे, जेल में क्यों डाला जा रहा है इनको? नहीं, अभी मैं कह रहा हूं जो विदेशी आए हैं, अगर वो ये कोरोना पेंडेमिक के वक्त में जब सरकार ने अपील की है और आप लोगों ने भी अपील की है कि गवर्नमेंट से आप राब्ता रखें और बताएं, तो जो लोग मरकज गए हैं, देखिए मरकज के आसपास से भी जो लोग गुजरे हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड निकाल के उन सबसे सलाह दे रही है। आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट उनकी जान ही तो बचा रही है भाई। आप ये कह दें कि अगर किसी को डॉक्टर के हवाले किया जा रहा है या जान बचाया जा रहा है या उनका इलाज किया दुश्मनी में किया जा रहा है या मोहब्बत में किया जा रहा है, सर ये बात समझ में बचाने के लिए ये बात किसी की समझ में आती क्यों नहीं? ये बात, ये सवाल तो ये है, इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है कि डॉक्टर आपका इलाज ही करेगा? परेशान करेंगे। मैं जरा कादरी साहब से आपने जो बात उठाई पूछना चाहता हूँ। जिस मस्जिद में जाएंगे वो मस्जिद के जो मुक्तदी होंगे उनको परेशान, वो हुआ है, वो तो हो रहा है जगह जगह की नियत। कादरी साहब, मेरा सवाल, शाहनवाज साहब, मैं कादरी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मुझे बताइए, पहले अभी हमारे प्रोग्राम पर किसी ने कहा था की नियत है 1-2 दिन पहले की जान बचाने की, कि ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, देखिए इनमें ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये इन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। फिर वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देने लगे, देखिए इतने खराब हालात हैं। अब ये जो इलाहाबाद में प्रोफेसर साहब पकड़े गए, ये किस पैमाने पर आते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में? कि वो अनपढ़ थे, कि उनको जागरूकता नहीं थी, या वो अखबार नहीं पढ़ते, या वो टीवी नहीं देखते, या उनको ये नहीं पता कि पूरे देश के अंदर अपील हुई है कि अगर कहीं कोई भी आदमी दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में गया था तो वो सेल्फ डिक्लेयर करे। उनके घर से 2.5 दर्जन विदेशी निकले, 2.5 दर्जन विदेशी निकले उनके घर से। मुझे बताइए इसको कैसे कोई आदमी इग्नोर कर देगा? कादरी साहब। सौरभ जी, जहां तक तबलीगी जमात का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो अगर आप गौर करेंगे तो 90% ये जो है डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, खेड़ों में इनका ज्यादा है। ये एक पॉइंट। दूसरी बात ये है कि आप एक बात से गौर फरमाइए कि साउथ इंडिया में तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका, यहाँ पर भी तबलीगी जमात के बहुत सारे लोग इज्तिमा में शरीक होके आए और जो कि कोरोना पॉजिटिव भी हुए। और तमिलनाडु में तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज, वहाँ का 90% समथिंग
वो सिर्फ मरकज के मुताल्लिक रहा, लेकिन कहीं पर भी आपको इस तरह की बदतमीजी करते हुए या छुपते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि यूपी साइड में स्पेशली जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, वो रूल स्टेट्स में आप ये देख रहे हैं कि कट करो, आप बोलिए सर, आवाज आ रही है आपको। में कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस का कमी है, कुछ अपने मतलब गवर्नमेंट में और कम्युनिटी में एक डेफिशिएंसी है, ट्रस्ट डेफिशिएंसी है। उसकी वजह से मैं सर आपको ये बात, ये मुझे बात बताइए, कितनी विचित्र बात है कादरी साहब। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जहां पर शासन है बीजेपी का, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसका भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर। ये एक पॉलिटिकल बहस में तो ये मैं तर्क मान लेता आपका। अगर ये आप सीए के प्रोटेस्ट के हवाले से कहते तो मैं स्वीकार कर लेता इस बात को। कोरोना में क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस और क्या एआईएडीएमके की सरकार है और क्या बीजेडी की सरकार है? वो डॉक्टर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है? दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी दुनिया को कोरोना की दवा भेज रहे हैं, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान को भी दवा भेजी है। आप कह दीजिए बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं तो पूरे मुल्क में बीजेपी की हुकूमत है। अब ये कहना कादरी साहब कहाँ सही है कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पर दुश्वारी आ गई? क्या बीजेपी रूल्ड स्टेट में शाहनवाज साहब ये, लेकिन आप ऑन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे देखिए ना, इस तरह साउथ इंडिया में कहीं आपको कंप्लेन नजर आया क्या? नहीं आया। साउथ इंडिया में बिहेव अच्छा किया होगा, वहां जहां पे बिहेव खराब होगा। अगर एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली में है कादरी साहब, ये बता दूं आपको, ये लोकनायक प्रकाश नारायण दिल्ली गेट पे है। आपने बोलते हुए ये ध्यान नहीं रखा कि हम किस घटना पे चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी, अरे भाई टोंक में हमला हुआ पुलिस वालों के ऊपर, टोंक राजस्थान में है, बीजेपी रूल स्टेट है। बीजेपी के देखिए, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम हिंदू और मुसलमान, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट, ये बात कादरी साहब ने उठाई है बहस करने के लिए। ये एक दिलचस्प मुद्दा हो सकता है। अजय आलोक साहब, उनका कहना यह है कि ये जितनी दिक्कतें आ रही हैं जमातियों की, ये सारी बीजेपी शासित राज्यों से आ रही हैं क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं है। अजय आलोक साहब, उनका कहना यह है कि ये जितनी दिक्कतें आ रही हैं ये सारी बीजेपी शासित राज्यों से आ रही हैं। देखिए सौरभ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने टीवी से सुना। ऐसा है कि ये, फिर मैं कह रहा हूं कि ये अविश्वास की खाई है, और ये अविश्वास की खाई ऐसे ऐसे लोग पैदा करते हैं। बीजेपी रूल्ड सबसे बड़ी मुस्लिमों की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, तो क्या कहना चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं? जब से बीजेपी 2017 से यूपी में पावर में आई, तो क्या यूपी में मुसलमानों का बुरा हाल हो गया? मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी यूपी के बाद बिहार में रहती है। 15 साल से नीतीश जी का यहाँ शासन है, क्या मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो गया? यहाँ पे दबंगई के साथ, अपनी अकड़ के साथ, अपने सिटीजनशिप के साथ, अपने हक से हिंदुस्तान में रहता है मुसलमान। आप लोग अविश्वास की खाई पैदा करते हैं इस मुसलमानों के बीच में, और उन्हें सब्जेक्ट, तबलीगी जैसे लोग मुसलमानों को शक का कारण बनाते हैं, और स्ट्रेट अवे उनको कंडेम करने की जगह, उनको क्रिटिसाइज करने की जगह आप इफ एंड बट, अकिंतु और परंतु में मत जाइए। आज मुझे आश्चर्य लगता है कि प्रोफेसर सलीम साहब जैसे व्यक्ति सही में दाहिने और बाएं की दिशा को अलग अलग करते हैं। दोनों हाथ उन्हीं के हैं, लेकिन एक दाएं बोलता है, एक बाएं बोलता है। एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं की पूरी इज्जत होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि तबलीगियों का नाम लेके आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। दोनों बातें कैसे होंगी? गलत को गलत कहना कब सीखेंगे आप लोग? और आप लोग जैसे जिम्मेदार व्यक्ति गलत को गलत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा इस हिंदुस्तान में? लिंचिंग जब हुई, हमने गलत कहा, चाहे वो तेगू मियां की हुई हो अजमेर में, चाहे वो झारखंड में लिंचिंग हुई हो, हमने गलत कहा। हमने या शाहनवाज हुसैन ने गलत कहा, हमने कहा कि सबको सजा मिलेगी, अब मिली सजा। साधुओं के साथ जो हुआ वो भी गलत था। जो गलत को गलत कहना सीखिए, क्योंकि कौम का मामला नहीं है, ये देश का मामला है जी। तबलीगियों ने गलत किया है, मोहम्मद शाह ने गलत किया है, इतना कलेजा रखिए कि बोलिए कि हाँ गलत हुआ है, उनको नहीं करना चाहिए था। एक आदमी आप लोग में से अभी तक एक भी नहीं बोला। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, एक मिनट बिलाल खान बोलिए। से क्या गलती हुई है? देखिए आलोक जी और शाहनवाज जी से मेरा यही सवाल है, आप तबलीग चले, उनका लिंक फ्रीज हो गया है, नहीं बोल पा रहे, नहीं आ रही है उनकी आवाज। ठीक है, आपको भी लगता है सलीम साहब ये जो अच्छा एक मिनट, उनकी आवाज फिर आ रही है जी। बिलाल साहब बोलिए।
देखिए, कर्नाटक के अंदर एक्स चीफ मिनिस्टर के बेटे की शादी में एक्स चीफ मिनिस्टर शामिल थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर शामिल थे और बहुत बड़े लोग शामिल थे। उस पर किसी ने सवाल नहीं किया। आपको वो भी सवाल क्यों नहीं करना चाहिए? दिखा दूं तस्वीर आपको, कितने लोग आ गए? मैं आपको अभी इसी प्रोग्राम में चला दूं वो तस्वीर दोबारा, और कितनी बार दिन में वो खबर चली है वो भी बता दूं आपको। मैं अभी निकाल के दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत की थी अपने परिवार के लड़के की शादी करने के लिए। अभी दिखा देता हूं तस्वीर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तबलीग के खिलाफ बोल के दिखाइए। मैं तो बोल रहा हूं उनके खिलाफ, आप तबलीग के खिलाफ बोल के दिखाइए। मैं तबलीग के खिलाफ बोल के इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वो सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि गलती हुई है उसको मानना चाहिए, लेकिन उसको मुद्दा ना बनाया जाए। क्यों ना बनाए मुद्दा? क्यों ना बनाए? क्यों नहीं बनाएंगे? देश के 30% कोरोना के पेशेंट जिस एक संस्था की वजह से हैं, क्यों नहीं मुद्दा बनाएंगे? और उस संस्था के मुखिया अभी तक ये पूछ रहे हैं कि हमने गलत क्या किया। हर साल होता है जस्टिफिकेशन में, वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त और जगहों पर भी तो भीड़ लगी हुई थी। ये उनका बचाव है। और जगहों पर भी भीड़ थी, वो भी दिखाना चाहिए। यूपी के अंदर अभी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी, 200 बसें चलाई गई थी और वहां के अमीर लोग, कोटा में राजस्थान की सरकार ने तोड़ा लॉकडाउन, उस पर कोई सवाल नहीं होगा। 200 लोगों को, 200 जो बच्चे थे, 2000 बच्चों को लेके आप मुझे बिलाल खान ये बता दीजिए, तबलीगी जमात में विदेशियों से इतने सारे विदेशी और वो कोरोना लेकर के भारत के अंदर आ गए और वो पूरे भारत में घूम गए, इसके बचाव में आप कहां तक तर्क गढ़ेंगे? कहां तक आप इसका बचाव करेंगे? कभी तो खत्म होंगे आपके तर्कश के बचाव भी। कितना चलाएंगे? की बात नहीं है, हम तो ये खुद कह रहे हैं जो वहां से जुड़े हुए थे सबको क्वारंटाइन होना चाहिए, सामने आना चाहिए, अपना इलाज। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे सामने इतनी बार कहने के बाद भी? क्यों नहीं आ रहे? जो नहीं आ उन पर कैसे चलना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ खुद जो नहीं आ रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल नहीं उठेगा? मेरी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं सिर्फ ये हक की बात करूंगा। मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता कि भाई जब सरकारों पे सवाल भी उठने चाहिए, इस पे भी सवाल उठने चाहिए। सरकारों पे खूब सवाल उठते हैं, आपको तकलीफ तभी होती है जब तबलीगी जमात पे सवाल उठते हैं। शाहनवाज हुसैन, लीजिए ये तस्वीर चला दी है मैंने आपके लिए, आपकी संतुष्टि के लिए वो तस्वीर चल गई है। कर्नाटक में कुमारस्वामी की, एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी की तस्वीरें, और कहेंगे तो इसको और चला देंगे। ये देखिए, ये एचडी देवेगौड़ा दिख रहे हैं, पीछे कुमारस्वामी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये बताने में, लेकिन तबलीग का नाम ना लो। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि जो तबलीग से जुड़े हैं वो भी, जो नहीं भी जुड़े हैं वो भी, जो महिलाओं के साथ एलएनजीपी हॉस्पिटल दिल्ली में जो बिहेव हुआ उसकी मजम्मत और निंदा करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर शाहिद साहब ने क्वारंटाइन किया अपने, वो कह रहे हैं विदेशी भी थे प्रयागराज में, इलाहाबाद में, तो क्या उनको पुलिस को, जब ऐसा सब लोग अपील कर रहे हैं, जबकि मौलाना साद साहब का भी की अपील हो गई कि आप हुकूमत से की मदद करें, हुकूमत को बताएं ये बीमारी है, ये वबा है, उसके बाद भी न वो सरकार की बात मान रहे, न आपकी अपील सुन रहे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की नीयत साफ है, उन्होंने ट्वीट करके कल परसों कहा है कोरोना को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं जोड़ना, ये बीमारी सबके लिए खतरनाक है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये न जात देखती है, न धर्म देखती है, न सीमा देखती है। हम सब हिंदुस्तानी को बचाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आप कह देते हैं ये बीजेपी रूलिंग स्टेट में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के वालिद का इंतकाल हो गया, वो उनके संस्कार में नहीं गए साहब, वो उनके आखिरी रस्म में नहीं पहुंचे, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आखिर आम नागरिक के तौर पर उन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि नहीं निभानी चाहिए? लेकिन पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कैसे मुसलमानों पर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है। कोई भी मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती नहीं होने का सवाल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में यकीन रखते हैं। उनकी जबान से आपने कभी सुना क्या? उन्होंने कहा 135 करोड़ लोगों की फिक्र कीजिए, और आप लोग अगर इंडिया टीवी को ब्लेम कर देते हैं। प्रोफेसर साहब, पता है रजत शर्मा जी ने बहुत से दंगे फसाद में, बहुत से मदरसे में लोग फंसे थे, मैं गवाह हूं कि उन्होंने उसको बचाने का काम किया, अपने रिपोर्टर को भेजने का काम किया था। तो कई बार जब इल्जाम लगाते हुए ये बात भी सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं।
एक बार जरा प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, बोलिए प्रोफेसर सलीम। होकर बात कीजिए। समझते हैं सर, वो भी हैं, बस कह नहीं पा रहे हैं। जो बातें आप कह रहे हैं सब समझ रहे हैं, वो जो बोलना नहीं चाहते। कोरोना को पराजित करना हमें, बोलिए प्रोफेसर साहब, हराना है। सलीम साहब जी देखिए, हाँ मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात देश में हैं और इस महामारी की वजह से जिस तरह से सरकार के कदमों को सब लोगों ने सराहा है, सरकार के फैसलों की सबने तायीद की है, हर पार्टी के लोग, हर धर्म के लोग, हर संस्थाओं के लोग। आज ये इतनी अच्छी स्थिति पैदा हुई है कि यहाँ हर विचारधारा के लोग, विपक्षी पार्टियों के लोग, हर धर्म के लोग सब इस निर्णय का साथ दे रहे हैं, सब इसको लागू करने में मदद कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। और इस वक्त जो है इतना अच्छा मौका है ये हमारी इस लड़ाई को एकता के साथ लड़ने का। हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो सब पार्टियां भी मिलकर इसमें एक साथ काम कर रही हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इसको कानून नहीं मान रहे समझाने के बावजूद, तो यकीनन उनके साथ सख्ती होनी चाहिए, उनके कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये न फर्क कीजिए कि ये कांग्रेस वाले नहीं मान रहे हैं या वो फैला रहे हैं या जेडीयू वाले फैला रहे हैं कोरोना, या फला राज्य वाले फैला रहे हैं या फला पार्टी वाले फैला रहे हैं। अगर आप ये करने लगेंगे तो आप कोई नहीं कर रहा है ये। जो अभी कादरी साहब ने ये कहा है कि उनको ये लगता है कि जहां पर बीजेपी सत्ता में है वहां पर ये वाकई ज्यादा हो रहे हैं। उसको रोकिए। मुझे बताइए, जहां कर रहा है उसको बीजेपी, किसी का बीजेपी से बैर हो, किसी कोई कांग्रेस को नापसंद करता हो, इसका कोरोना से क्या लेना देना है? मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, भला वो जो डॉक्टर गया था मुरादाबाद के अंदर, या वो जो डॉक्टर गए थे इंदौर के अंदर, वो वहां पर किसी मुख्यमंत्री या पार्टी के भेजे हुए थोड़ी थे। वो तो भेजे, वो तो उनका काम है, अपना काम वो करने जा रहे थे। वो किसी पार्टी से जुड़े हुए थोड़ी थे। दो एसएचओ की इंस्पेक्टर की डेथ हो गई। तोड़ने वाले को जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उन पुलिस वालों को तनख्वाह कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी देती थी सर, सरकार देती थी। आप उसकी आइडेंटिटीज पर न जाइए, वो कौन से शहर का रहने वाला है, किस जमात का है, किस धर्म का है। अब आप कल को ये कहेंगे कि देश में कितने लोगों को कोरोना हो गया, कितने लोगों की कोरोना से मौत हो गई, ये भी ना बताया जाए कि आपका आप कल को ये कह सकते हैं कि देश कोरोना के आंकड़े जारी करना ही बंद कर दे, कि दुनिया को पता ही ना लगे कि हिंदुस्तान में कोरोना कितना हुआ, हम ही को पता ना चले। मगर उसमें आप ये बताइए कौन से देश ने धर्म के आधार पर, कौन से देश ने वर्ग के आधार पर, विचारधारा सर आप जिस देश में रहते हैं क्या उस देश ने जारी किया है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सलीम साहब, बताइए। सलीम साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या भारत ने धर्म के आधार पर आंकड़े जारी किए हैं? क्या भारत ने ऐसा किया है? राजनीतिक चश्मा देख रहे हैं, लगा के देख रहे हैं। आप एक खामखा एक झूठ को माने बैठे हैं और वो झूठ आप बार बार बोले जा रहे हैं। आपको इसमें 11 को टीम बनाकर बिल्कुल गलत बात है, गलत बात कह रहे हैं आप। इससे तबलीगी जमात का नाम भी बताया जा रहा है और उससे भी इतने सारे आंकड़े ना आए होते तो ना बताया जाता। मिलकर ये बात आप मौलाना साहब और जमात को कहने की बजाय औरों को क्यों समझा रहे हैं? हम ये देखने में लगे हुए हैं कौन फैला रहा है, किसकी वजह से फैल रहा है, यही बताना पड़ता है, तभी ये बीमारी रुकेगी सर। सभी डॉक्टर यही कहता है, जहां से आया वो बताओ कि यहां से आया है ये। समय इतना ही था सर, समय इतना ही था। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, वक्त इतना ही था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, शाहनवाज हुसैन, बिलाल खान, प्रोफेसर सलीम और कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।